तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, परंतु ज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम के तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न समूहों के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड में बैंडों के आधार पर अज्ञात यौगिकों में उपस्थित समूहों की पहचान करके उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी पॉइंट वाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलायक व मिश्रित ठोस का स्पेक्ट्रा सबसे पहले पहचान करते हैं। यानी सबसे पहले आपको या तो विलायक का स्पेक्ट्रा है उसको आइडेंटिफाई करना है, या उसमें मूलिंग एजेंट जो है, जो भी आपने ठोस लिया है, वो उस मूलिंग एजेंट का स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद हम अवरक्त स्पेक्ट्रा में 1400 पर सेंटीमीटर से उच्च व 900 पर सेंटीमीटर से निम्न क्षेत्र को महत्व देते हैं। अंगुली मुद्रण क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन में अनेक महत्वहीन बैंड मिलते हैं। यानी हमारा जो पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण रीजन है वो है आपका 4000 पर सेंटीमीटर से 1400 पर सेंटीमीटर, और फिर 900 पर सेंटीमीटर टू 666 पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्रियात्मक समूहों के पीक आते हैं और क्रियात्मक समूह के पीक से ही आइडेंटिफिकेशन में हमें ज़्यादा मदद मिलती है। अगला लेते हैं, एक अवशोषण बैंड की बजाय 2 या 3 अवशोषण बैंड देख करके क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। यानी जो क्रियात्मक समूह की पहचान होगी वो 2 या 3 बैंडों से आप कंफर्म करके फिर बताओ कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। एक ही क्रियात्मक समूह एक ही पॉइंट से या एक ही पीक से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक पीक 3-3, 4-4 ग्रुप्स के अंतर्गत आता है में आ जाता है। अगला है एक अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड युक्त क्रियात्मक समूह की अपेक्षा बहु अभिलाक्षणिक बैंड युक्त क्रियात्मक समूह की पहचान अधिक निश्चयात्मक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी समूह की उपस्थिति की बजाय अनुपस्थिति अधिक निर्णायक होती है। यानी हमें देखना है कि कौन सा पीक अनुपस्थित है। जैसे हमने ग्राफ देखा और ग्राफ के अंदर C+O का पीक हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी C+O का पीक जो है वो 1640 के आसपास या 1700 के आसपास जो दिखाई देता है, वो यदि हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एब्सेंट क्या क्या है। एमाइड एब्सेंट होगा, कीटोन एब्सेंट होगा, एल्डिहाइड एब्सेंट हो जाएगा, एस्टर एब्सेंट हो जाएगा, एसिड एब्सेंट हो जाएगा, एसाइल एल्डिहाइड एब्सेंट हो जाएगा। तो इतने सारे ग्रुप की अनुपस्थिति हम केवल CO पीक की अनुपस्थिति से निकाल सकते हैं। इसलिए आईआर स्पेक्ट्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि किसी भी समूह की उपस्थिति की बजाय उसकी अनुपस्थिति ज़्यादा निर्णायक होती है। कुछ फिक्स कर दिया कि ये ग्रुप इस रेंज में आएंगे। जैसे 3200 से 3600 यदि है तो OH का पीक, NH2 का पीक और NH का पीक और ट्रिपल बॉन्ड CH का पीक उपस्थित होगा उसमें। 3000 से 3200 है, डबल बॉन्ड CH का पीक होगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पीक होगा। तीसरा एरिया क्लासिफाइड हो गया 2500 टू 3000 पर सेंटीमीटर पर सिंगल बॉन्ड C का पीक होगा और CH का पीक होगा।
2100 to 2300 पर C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N का पीक होगा। 1650 to 1900 पर सेंटीमीटर पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, CO CHO और COH, COR और CONH2 और COOR, इन सब का पीक दिखाई देगा। 1000 to 1600 पर सेंटीमीटर पर NO2 ग्रुप, OH ग्रुप, ईथर ग्रुप और एस्टर ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप से जुड़े हुए हेलोजन, इनका पीक दिखाई देता है। 650 to 1000 पर सेंटीमीटर पर आर्थो मेटा पैरा प्रतिस्थापित बेंजीन का पीक हमें दिखाई देता है। यदि हमारे पास CH है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो 3000 पर सेंटीमीटर पर पीक होगा। CH स्ट्रेचिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर है, तो 3100 to 3200 पर सेंटीमीटर पर पीक होगा। और यदि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर है, यानी ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H पर CH स्ट्रेचिंग है, तो 3300 पर सेंटीमीटर पर पीक प्राप्त होता है। यदि CH बॉन्ड तीव्रता के अनुपात से CH3 C2H5 ग्रुप रेशो हम निकाल सकते हैं। अगला लेते हैं इसमें कि CH बॉन्ड की तीव्रता के अनुपात से हम कितने CH3 ग्रुप हैं और कितने CH2 ग्रुप हैं उनको निकाल सकते हैं। 2500 पर सेंटीमीटर टू 1600 पर सेंटीमीटर पर बेंडिंग पीक पाए जाते हैं C डबल बॉन्ड C के, C ट्रिपल बॉन्ड C के और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के। CH स्ट्रेचिंग 2830 to 2895 पर सेंटीमीटर पर मिलेगा। कब? जब CHO ग्रुप होगा, यानी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप से के साथ जुड़े हुए CH में जो स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी सी लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ आ जाती है। OH स्ट्रेचिंग और NH स्ट्रेचिंग 4000 to 3000 पर सेंटीमीटर पर मिलता है। इसी तरह से CH स्ट्रेचिंग 2830 to 2695 पर सेंटीमीटर पर CHO ग्रुप का होता है। OH स्ट्रेचिंग NH स्ट्रेचिंग 4000 to 3000 पर सेंटीमीटर पर, CO स्ट्रेचिंग C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग है ये, और यहाँ पर ये 1300 to 1000 पर सेंटीमीटर पर मिलता है। कब? जबकि कंपाउंड एस्टर मिलता है या एस्टर प्राप्त होता है। 4000 to 3000 पर सेंटीमीटर में ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SH के वीक पीक प्राप्त होते हैं। 8050 to 650 पर सेंटीमीटर पर ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग पीक एब्सेंट होंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड एलिफेटिक है। 850 से 650 तक यदि हमें कोई स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है या एलिफेटिक है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। निम्न आवृत्ति क्षेत्र में मध्यम चौड़ा अवशोषण बॉन्ड COH डाइमर और एमाइड और एमीन को बताता है। यानी जो हमारी पीक हमने बताई कि 3000 से 3500 में पीक होंगे, वो पीक थोड़े से लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ चले जाते हैं और लोअर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ वो चौड़े बैंड दिखाई देते हैं। और चौड़े बैंड में यहाँ तक कि एसिड में तो इतना होता है कि पीक पूरे 1000 की मतलब 2500 to 3200 तक की रेंज में एक बड़ा ब्रॉड पीक देता है। तो इस तरह से हमारे अवरक्त क्षेत्र में बहुत से पीक हमें दिखाई देते हैं, जिनकी पीक की उपस्थिति
पीक की अनुपस्थिति देखते जाते हैं हम कि ये पीक नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप एब्सेंट, ये पीक नहीं है, ये ग्रुप एब्सेंट, इस तरह से एब्सेंट एब्सेंट करते हुए और जो प्रेजेंट है उनका रिजल्ट निकाल करके और अवरक्त स्पेक्ट्रा का इल्यूसिडेशन किया जाता है या उनमें कंपाउंड की पहचान की जा सकती है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में क्रियात्मक समूह क्षेत्र में CH स्ट्रेचिंग बॉन्ड के अतिरिक्त अन्य अवशोषण बैंड की अनुपस्थिति ईथर, एल्किल हैलाइड, सल्फर यौगिकों, तृतीय अमीन, नाइट्रो यौगिकों आदि की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो हमें इनके साथ साथ हमें NO2 ग्रुप और टर्शरी एमीन और सल्फर कंपाउंड को भी ध्यान में रखना होता है, ये नहीं कि हम उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। अवरक्त स्पेक्ट्रम से प्राप्त समझ सूचनाओं का अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, केमिकल टेस्ट और सभी से मैच किया जाता है और उसके बाद अज्ञात यौगिक की पहचान की जाती है। अर्थात केवल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पूरा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमें UV विजिबल के डाटा भी लेने पड़ते हैं और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के डाटा भी लेने पड़ते हैं और इसके साथ ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डाटा भी लेने पड़ते हैं और इन सब के कंबाइंड इफेक्ट और इनके कंबाइंड रिजल्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है कौन सा कंपाउंड उपस्थित है। तो IR मददफुल है, परंतु पूरे एक केवल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किसी भी पदार्थ की पहचान पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, वो है आपका यौगिक में क्रियात्मक समूह का निर्धारण या फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक पदार्थों में क्रियात्मक समूह के निर्धारण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और संरचना निर्धारण में इसने बताया कि हिलगर और हार्टले नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि हमेशा समान संरचना वाले पदार्थों के अवशोषण स्पेक्ट्रम IR में समान होंगे। इसे हार्टले का नियम कहते हैं। अतः अवरक्त स्पेक्ट्रम में ज्ञात यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम की तुलना अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से करने पर अज्ञात यौगिक की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिकों का स्पेक्ट्रम एक समान होता है, यानी जो आपके पास कंपाउंड अननोन है और जो नॉन है, दोनों का स्पेक्ट्रम यदि बिल्कुल एक समान है, तो पदार्थ के संरचना की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है। परंतु यदि एक भी पीक अलग है तो पदार्थ अलग संरचना वाला होगा। और इस कारण से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रीजन है? फिंगरप्रिंट रीजन। अर्थात जैसे किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह से दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। और इसी विशिष्टता के कारण से इस जो क्षेत्र का नाम है, इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट है जो कि 1430 to 910 पर सेंटीमीटर पर है, उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। अगला है बंध का बंध नियतांक ज्ञात करना। बंध नियतांक ज्ञात करने के लिए हमने हुक का फॉर्मूला देखा और उसके आधार पर हमने देखा कि वेव नंबर इजिकल टू होता है 1/2 पाई c √k/μ और k जो है यहाँ पर क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। तो यदि हमारे पास वेव नंबर का मान हो, हमारे पास हमारे पास दोनों एटम जो उससे जुड़े हुए हैं बंध से, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानकारी हो, तो हम पदार्थ जो बॉन्ड है उसका फोर्स कांस्टेंट इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं या उसके फोर्स कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये फोर्स कांस्टेंट की कैलकुलेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसका
वेव नंबर निकालेंगे और वेव नंबर जो है, वेव नंबर निकाला, उसकी इंटेंसिटी देखी ग्राफ की और उससे वेव नंबर मिला। वेव नंबर से हमने मास हमारे पास होगा और उनकी वैल्यू रख करके हम फोर्स कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा पदार्थ की शुद्धता के निर्धारण में भी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत उपयोगी है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यदि एक भी अशुद्धि पदार्थ में आ जाती है तो अशुद्धि के अतिरिक्त पीक दिखाई देने लग जाते हैं और हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा हो जाता है, अस्पष्ट अवशोषण बैंड प्राप्त हो जाता है। अगला ले लेते हैं इसमें स्टडी ऑफ। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए IR स्पेक्ट्रा सर्वोत्तम स्पेक्ट्रा है, क्योंकि पीक की कंपन आवृत्ति में परिवर्तन होने से बैंड की स्ट्रक्चर में और इंटेंसिटी में और पोजीशन में तीनों में परिवर्तन होता है और उससे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। रसायन बल गतिकी का अध्ययन। तो रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन के लिए प्रत्येक समूह की एक अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। अतः इस अभिक्रिया में विशेष अवशोषण बैंडों के मिलने से धूमिल हुए समाप्त हुए नए बैंडों से रसायन बल गतिकी का अध्ययन किया जा सकता है। यानी केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी में भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी महत्वपूर्ण है। नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्पेक्ट्रा अलग आएगा और जो रिएक्टेंट होगा वो कम होता जाएगा, उसका स्पेक्ट्रा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंटम निर्धारण में भी ये बहुत काम की है। और इसके अलावा यदि आइसोमराइजेशन में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है तो भी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए भी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लेते हैं। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन की अलग अलग पहचान में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। इसके अलावा एरोमेटिसिटी के पहचान में भी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है और जैम डाई हैलाइड ग्रुप की पहचान में भी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है। इन्हीं सभी एप्लीकेशंस के बारे में हमने पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पर इसको विस्तार से पूर्व में अध्ययन कर लिया है और इस तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम NMR यानी अगली वीडियो में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।